अमेजिंग। चैप्टर नंबर 16 प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन पार्ट 4 का हमारा पहला टॉपिक है जल संग्रहण। दोस्तों, जल प्रबंधन के अंदर मिट्टी और जल संरक्षण पर ज्यादा जोर दिया जाता है। भूमि एवं जल जैसे प्राथमिक स्रोतों का विकास और द्वितीयक संसाधन जैसे पौधे, जंतु, इनका उत्पादन इस तरह से करना होता है जिससे पारिस्थितिक के अंदर असंतुलन पैदा न हो। जल संभर प्रबंधन न केवल समुदायों की आय को बढ़ाता है अपितु उन्हें सूखे और बाढ़ जैसी समस्याओं से भी बचाता है। इससे भूस्तर जल की उपलब्धता भी बढ़ जाती है। अनेक संगठन ऐसे हैं जिन्होंने प्राचीन काल की जल संरक्षण प्रणालियों को फिर से प्रयोग किया है और जो बांध जैसी बड़ी परियोजनाओं का विकल्प भी बन सकते हैं। उन्हें जल संरक्षण के लिए बहुत से तरीकों का विकास किया है जिसके द्वारा धरती पर पड़ने वाली बूंद का भी संरक्षण किया जा सकता है। जल संरक्षण के कुछ साधारण तरीके भी हैं, जैसे धरती के ऊपर छोटे छोटे गड्ढे बनाना ताकि उनमें पानी जमा हो सके, झीलों का निर्माण करना, साधारण जल संभर की व्यवस्था करना, मिट्टी के छोटे छोटे बांध बनाना, रेत तथा चूने के पत्थर से संग्रह बनाना तथा घर की छतों से जल एकत्र करना आदि कुछ जल संरक्षण के तरीके हैं। इन पिक्चर्स के अंदर आपको जल संरक्षण की कई विधियों की फोटो दिखाई गई है। जल संरक्षण भारत के लोगों की बहुत पुरानी सोच है। भारत के प्राचीन लोग बहुत पुरानी विधियों से जल का संग्रहण करते थे, जैसे राजस्थान में खादिन, बड़े पात्र एवं नाड़ी, महाराष्ट्र के दारस एवं ताल, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में बंधिस, बिहार में आहार एवं पाइन, हिमाचल प्रदेश में कुले, जम्मू के कादी क्षेत्र में तालाब, तमिलनाडु में एरिस, केरल में सुरंगम, कर्नाटक में कट्टा आदि प्राचीन संग्रहण एवं जल परिवहन के लिए आज में उपयोग में लाई जाती हैं और स्थानीय लोगों को जल संग्रह का नियंत्रण देने से संसाधनों के प्रबंधन में कुशलता एवं ज्यादा दोहन में कमी आती है। अगला टॉपिक है भौम जल। दोस्तों, ऐसा जल जो भूमि के अंदर पाया जाता है उसको हम भौम जल कहते हैं। भौम जल के अनेक फायदे हैं। यह वाष्प बनकर उड़ता नहीं है परंतु यह आसपास में फैल जाता है। बड़े क्षेत्र में वनस्पति को नमी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त इससे मच्छरों के जन्म की समस्या भी नहीं होती। भौम जल मानव एवं जंतुओं के अपशिष्ट से तालाबों के जल से अपेक्षाकृत सुरक्षित रहता है। अब हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आता है जिसका नाम है कोयला एवं पेट्रोलियम। कोयला पेट्रोलियम ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ऊर्जा के स्रोतों का प्रबंधन दूसरे संसाधनों से थोड़ा अलग तरीके से किया जाता है। दोस्तों, कोयला और पेट्रोलियम लाखों वर्ष पूर्व जीवों की जैव मात्रा के अपघटन से प्राप्त होते हैं। चाहे हम आज इनका जितनी भी सावधानी से उपयोग कर लें, लेकिन भविष्य के अंदर ये समाप्त हो ही जाएंगे। तब हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज करनी पड़ेगी। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों से मेरा मतलब है ऊर्जा के कुछ ऐसे स्रोतों की खोज करनी पड़ेगी जो हमें ऊर्जा प्रदान कर पाए। अब हम जानते हैं कि कोयले का निर्माण कैसे होता है। उच्च ताप और उच्च दाब के कारण पृथ्वी के भीतर मृतक पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृतक वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। क्योंकि वह वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः इसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। इसी प्रकार हम जानने की कोशिश करते हैं कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं के मरने के बाद उनके मृतक शरीर के समुद्र जल में बैठ गए और फिर मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और दाब ने मृतक जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। इसीलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले मृत जीवों से हुआ है। दोस्तों, कोयला और पेट्रोलियम एक ऐसे संसाधन है जिनके अंदर कार्बन का विशाल भंडार पाया जाता है। यदि इनकी संपूर्ण मात्रा को जला दिया जाए तो यह इतनी मात्रा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करेंगे जिससे हमारे वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी, जिससे तीव्र गर्मी होने की संभावना हो सकती है। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर नंबर 16 प्राकृतिक